आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कांबले। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदुइज्म के नाम पर इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों को मूर्ख बनाकर ब्राह्मणवादी राष्ट्र को उन्हें स्थापित करना है और इस दिशा में वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। अब इनके रास्ते में जो अटकाव है, इन्हें ऐसा लगता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आरक्षण के माध्यम से फ्रंट में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इन्हें किसी न किसी तरह से हटाया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद है बीजेपी के, इनका एक बयान भी आया था बीच में। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन इस लेवल पे लाके रख देंगे कि जिसके होने का या न होने का कोई अर्थ नहीं होगा। अब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि देश की जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उन सबको बेच देंगे। उनका काम है कि जो राष्ट्र निर्माण की धरोहर है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें चलाना सरकार का काम नहीं है, वो प्राइवेट को वो बेच देंगे। और विशेषतः अंबानी, अदानी जैसे लोगों को, वो जो उनके दोस्त हैं, उन्हें वो बेच देंगे। और इसके बेचने से क्या होगा? दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसका मैं संदर्भ आपको देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों का विनिवेश करने जा रही है। इस साल लगभग 23 कंपनियों को बेचने की मंजूरी दी जा चुकी है। 2019 के पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक भारत में 348 सरकारी कंपनियां हैं। नीति आयोग ने ऐसे कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन्हें बेचा जाना है। इसमें बैंक और इंश्योरेंस भी शामिल है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और नरेंद्र मोदी बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में सरकारी कंपनियों की जो संख्या है वो सिमट कर महज 2 दर्जन रह जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि वर्तमान में 348 सरकारी कंपनियों को बेचने का इन्होंने रोड मैप बनाया है और जब पूरी बेची जाएगी तब लगभग केवल 2 दर्जन, मतलब 24 कंपनियां ऐसी रहेगी कि जिन्हें सरकार अपने पास रखेगी। लेकिन इन सरकारी कंपनियों के बेचने के कारण क्या होगा, इसका असर क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा? इस सारे लेवल पे होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पे होगा, देश की नौकरियों पे होगा, रोजगार पे होगा, सभी बातों पे इसका असर होगा। और महत्व की बात, जो प्रधान सेवक कहते हैं कि मैं देश नहीं बेचने दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, जो देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देती है, वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच के, विशेषतः अपने लोगों को बेच के, मोदी जी एक तरह से देश को बेचने का एक घिनौना काम जो है कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा होने पर ओबीसी, देन एससी और एसटी के युवाओं के सामने चुनौती खड़ी होगी, जिन्हें सरकारी नौकरियों में अब तक 49.5% आरक्षण मिलते रहा है। मतलब लगभग 50% सीटें जो है एससी, एसटी, ओबीसी की इन सरकारी कंपनियों में आरक्षित थी। अब इसे बेचे जाने के बाद में ये सीटें नहीं रहेगी। अब एक उदाहरण देते हैं। देश की सबसे बड़ी फ्यूल रिटेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोदी सरकार इसकी 53.3% हिस्सेदारी जो है बेचने जा रही है। अब देखिए, 1 जनवरी 2019 तक बीपीसीएल में 11,894 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसका इन्होंने फिगर भी दिया है। इनमें ओबीसी के 2042, एससी के 1921 और जो ट्राइबल्स है उसके 743 कर्मचारी जो है यहाँ पे भी कार्यरत है। इनमें से 90% से अधिक जो भर्तियाँ हुई थी वो आरक्षण के तहत हुई थी। अभी प्राइवेटाइजेशन जब होगा, उसके बाद जब यहाँ पे नौकरियाँ निकलेगी, भर्तियाँ होगी, तब एक भी भर्ती, एक भी नौकरी जो है आरक्षण के तहत नहीं होगी, क्योंकि सरकार इसे बेचने जा रही है। अब इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको होगा? तो एससी, एसटी, ओबीसी को होगा। अब देखिए, 2019 के पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 15 लाख के करीब है। अब देखिए, जिन कंपनियों को मोदी बेचने जा रहे हैं वहाँ पे 15 लाख सरकारी नौकरियां हैं। मतलब गवर्नमेंट की नौकरियां जो है उसमें सभी तरह की सहूलियतें होती है, सुविधाएं होती है। इनमें से 10.4 लाख जो है वो स्थायी कर्मचारी है, मतलब परमानेंट है। इन नौकरियों में एससी अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए
27% आरक्षण है। सरकारी कंपनियां विनिवेश के बाद निजी हाथों में सौंपी जाएगी तो यहां आरक्षण की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इनमें से 49.5% भर्तियां जो होगी, जो करीब 7 लाख हो सकती है, मतलब 7 लाख भर्तियों पे कोई आरक्षण नहीं होगा। मतलब 7 लाख की जो पोस्ट है, जो 7 लाख नौकरियां हैं, वो सीधे सीधे जो है मानवाधिकारियों को मिल जाएगी। अब इस पर जो है वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी का कहना है कि सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन आरक्षण खत्म करने के लिए ही किया जा रहा है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी ने, कि सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन जो है वो आरक्षण खत्म करने के लिए किया जा रहा है। अब रिवर्स आरक्षण का दौर चल रहा है। सरकार ने पहली बार आर्थिक तौर पर जो कमजोर सवर्ण है उनके नाम पर आरक्षण लागू किया, और अब जो जातिगत आधार पर आरक्षण है उसे समाप्त करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। इसको उन्होंने कहा है कि रिवर्स आरक्षण का दौर। अब वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण के नाम पर बीजेपी सरकार ने 5 बड़े हमले किए हैं। हाल ही में लैटरल एंट्री वाली नौकरियों जो निकली थी, इनमें आरक्षण लागू नहीं था। ओपन सीटों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहे हैं, जबकि निजीकरण के जरिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आरक्षण खत्म करने की तैयारी है। आरक्षण से बचने के लिए सरकार इन दिनों भर्तियां निकालने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से काम करा रही है, क्योंकि इसमें आरक्षण नहीं देना पड़ता। अब सरकार में भी एक नई सिस्टम आई है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप भर्तियां करो, कुछ वक्त तक उनके लिए कुछ वक्त तक उनसे सेवाएं लो, बाद में उन्हें घर बिठाओ। इससे फ़ायदा क्या होता है सरकार का, कि सरकार को इन्हें आरक्षण नहीं देना पड़ता। इंडियन एक्सप्रेस में क्रिस्टोफर जैफ्रोलेट ने एक आर्टिकल लिखा है। क्रिस्टोफर जैफ्रोलेट हमेशा कास्टिज्म के बारे में लिखते रहते हैं। उनके अनुसार 2003 में केंद्र सरकार के जो शेड्यूल कास्ट से कर्मचारी थे वो 5.40 लाख थे, जो 2012 तक 16% से घटकर केवल 4.55 लाख रह गए। ये किसका असर है? प्राइवेटाइजेशन का असर है। जबकि साल 1992 में ओबीसी के आरक्षण की शुरुआत हुई थी, तब 2014 तक केंद्र की सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी 16.6% थी। 2014 में ये जो भागीदारी थी वो 28.5% हो गई। देश में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 41% है। आरक्षण के चलते सरकारी नौकरियों में वो बराबरी की ओर बढ़ रहे थे। आरक्षण, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरक्षण के चलते सरकारी नौकरियों में वो बराबर की तरफ बढ़ रहे थे, और मोदी सरकार को और आरएसएस को ये बात रास नहीं आई। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद में इनके नौकरियों की गारंटी नहीं रह जाएगी। ये एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ये बात सामने आई है। बीएससी पीओसी के मुताबिक इन कंपनियों के अलावा भारत सरकार होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचटीएल लिमिटेड, आईबीपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी प्राइवेट कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा असर जो है नौकरी में पड़ा है। केंद्र सरकार की नौकरियों में साल 2003 में 32.96 लाख लोग थे। प्राइवेटाइजेशन के चलते 2019 आते आते 50% से ज़्यादा घटकर सिर्फ 15.14 लाख कर्मचारी ही बचे। मतलब 16 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों में 17.55 लाख की कमी आई है। देखिए प्राइवेटाइजेशन का असर कितना बुरा हुआ है कि सरकारी नौकरियों में जो है 16.55 लाख नौकरियों की गिरावट आई है। ये सबसे बुरा असर जो होता है वो प्राइवेटाइजेशन का होता है। मई 2014 से अब तक मोदी सरकार ने 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बेच दी है, और 2014 के बाद भर्तियों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस पर राज्यसभा में कार्यरत कृष्ण मेनन चिंता जताते हैं। वह कहते हैं कि आरक्षण के चलते उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया, लेकिन इसके आगे अब क्या होगा वो नहीं जानते। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं सही तो कंपनियों के सिलेक्शन बोर्ड में दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला अल्पसंख्यकों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। उनका एक सुझाव है कि प्राइवेट सेक्टर की जो भर्तियां होगी, जो रिक्रूटमेंट होगी, उसके सिलेक्शन बोर्ड में जो है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के प्रतिनिधि होनी चाहिए। यह भी एक अच्छी वाजिब मांग है। सरकार ने इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कृष्ण मेनन अपनी सरकारी नौकरी का हवाला देते हुए कहते हैं कि मेरी कुछ लाचारियां हैं, नहीं तो मैंने अपनी आंखों के सामने सिलेक्शन बोर्ड में लोगों को अपनी जाति का पक्ष लेते हुए देखा है। ये एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि कास्टिज्म जो है किस तरह से वर्क करता है सिस्टम के अंदर।
100 में से 99 बार लोग अपनी जाति को ही मौका देते हैं, इसलिए नौकरियों में आरक्षण का होना बेहद ज़रूरी है। ये राज्यसभा में कार्यरत एम्प्लॉयज़ का कहना है कि 100 में से 99% लोग जो है वो अपने जाति को ही जो है प्रीफरेंस देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने ये कही है कि कास्टिज्म किस तरह से सिस्टम में भी वर्क करता है, ये इन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। अब केंद्र सरकार में ही कार्यरत एक रमेश भंगी नाम के एम्प्लॉय है, वो कहते हैं कि 1986-87 में उन्होंने सरकार की ओर से चलाई गई कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी, तब वो आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क थी, जबकि गैर आरक्षित वर्ग के लिए इसकी फीस 1500 रुपये थी। अगर आरक्षण न होता तो वो कंप्यूटर शिक्षा से भी वंचित रह सकते थे, और इसी कंप्यूटर शिक्षा के कारण उन्हें आगे चलकर नौकरी मिली। तो इस तरह से द भास्कर के मुताबिक जो है हमने जो देखा कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने से सरकारी नौकरियों का घाटा तो हुआ ही हुआ है, लेकिन सबसे बुरा असर जो हुआ है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जॉब्स का हुआ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में आरक्षण का समाप्त करके जो उनका एजेंडा है RSS का और BJP का, वो उस एजेंडे के तहत आगे जा रहे हैं। ऐसे में जो है जो हमारी पार्टियां हैं, चाहे SP हो, BSP हो, RJD हो, जो अन्य पार्टियां हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने इसके ऊपर ज़मीन पर आकर काम करने की ज़रूरत है। और बहुजन समाज के लोगों ने भी नॉन पॉलिटिकली इकट्ठा आकर सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। अगर आप, पहली बात तो यह है कि सरकारी कंपनियां बेचो मत। सेकंड, अगर आप जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के लिए बेच रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। इस पर जो है हमने काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले जनरेशन के लिए जो है जॉब्स नहीं रहेंगे और हम लोग जो है फिर से बैक डोर आएंगे, फिर से पीछे आ जाएंगे। जहां बाबा साहब आम्बेडकर ने काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे लिए जो सुविधाएं दी थी, उसको पूरी तरह से मिटाने का काम BJP और RSS की सरकार कर रही है। ऐसे में समाज के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाज के एक्टिविस्ट का, और केवल SC समाज के नहीं, SC, ST, OBC जो लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं, ऐसी तमाम जो जातियां हैं, ऐसे तमाम जो वर्ग हैं, इन्होंने संगठित होकर इस पर अभी आगे आने की ज़रूरत है, सरकार का विरोध करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपको हिंदू राष्ट्र में उलझा देंगे, आपको लव जिहाद में उलझा देंगे, आपको राम मंदिर में उलझा देंगे, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। और वो धीरे धीरे इस देश को ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में SC, ST, OBC को ज़रूरत है कि वो इकट्ठा, जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से OBC का जो जॉब का परसेंटेज है वो सरकारी नौकरी में बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो 44% तक चला गया था। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद में उनका भी जो परसेंटेज है वो घट जाएगा। एक तो उन्हें लाभ नहीं मिला, मंडल आयोग के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और उसके बावजूद आज मोदी सरकार आते आते उन्हें जो है फिर से उन्हें भी पीछे लाने की कोशिश की जा रही है। इस साल के तो नीट में भी उन्हें आरक्षण नहीं है, तो OBC के लिए तो सबसे बड़ा एक सेटबैक है। हमें ऐसा लगता है कि इस माध्यम से जो है आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी लोगों ने सोचना चाहिए, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और किसी भी तरह से हमें मोदी सरकार की, RSS की इस जो साजिश है उसे किसी भी तरह से जो है मिटाने की कोशिश करनी होगी, उसे सामने लाना होगा, और हमारे जो हक अधिकार जो है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिलाए थे, उनकी रक्षा करनी होगी। धन्यवाद। जय भीम।